हमारा आज का टॉपिक है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ हमारा आज का टॉपिक है। ये एक ऐसी थ्योरी दी थी पॉजिटिविस्ट ने जो काफ़ी अर्सा तक कामयाब रही। तो देखते हैं कि क्या थ्योरी है। इसका इंट्रोडक्शन है। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर डियास, द पॉजिटिविस्ट रिप्रेजेंटेड ए रिएक्शन। जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने एक रिएक्शन जो है वो पेश किया था अगेंस्ट द प्योर मेथड ऑफ thinking which turn away from the realities of actual law in order to discover in nature or reason a principle of universal validity। तो एक उन्होंने नया आइडिया पेश किया था, एक नई जो है रिएक्शन दिया था, रिप्रेजेंट किया था, जो कि आगे जाके इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का उसको नाम दिया गया। तो पॉजिटिविस्ट लेट more and more emphasis on the analysis of positive law। उन्होंने अच्छे से अच्छा जो है वो देने की कोशिश की, एनालिसिस देने की कोशिश की पॉजिटिव लॉ में, and therefore they are known as positivist or analyst। तो उनको ये नाम दिया गया इसके बाद कि ये पॉजिटिविस्ट है या एनालिस्ट है। and opposed to the theory of natural law, और उन्होंने अपोज की थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को अपोज किया। and opposed to the theory of natural law is the positivist or imperative theory of law। तो जो उन्होंने अपोज की थी थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को, उसको ही imperative theory of law का नाम दिया गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को उन्होंने अपोज किया और उसके बाद जो थ्योरी पेश की वो हिस्ट्री में इंपेरेटिव थ्योरी के नाम से मशहूर हो गई। और ये जो है ये पेश की थी द आइडिया दैट लॉ एज द कमांड ऑफ सोवरेन वाज एडवांस फर्स्टली बाय हॉबीज एंड देन बॉर्डन एंड बेंथम। जिन लोगों ने ये थ्योरीज को जो है आगे बढ़ाया वो उन थे हॉबीज, बॉर्डन और बेंथम, बट फाउंड इट्स चीफ एक्सप्रेशन। लेकिन इसका चीफ एक्सप्रेशन जो सबसे पहले जो इसने इंपेरेटिव थ्योरी का नाम लिया था वो थे ऑस्टन, whose theory of law was contained in the province of jurisprudence। ये एक बुक का नाम है जिसमें ये थ्योरी पेश की गई, बताया गया जिसमें कि ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को भी जो है कानून में बड़ी इंपॉर्टेंस मिली। तो ये फर्स्ट पब्लिश हुई इन 1832 एंड इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ लॉ। और इसको ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ का नाम भी दिया गया है। तो इसको इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। अब आगे देखते हैं इंपेरेटिव और ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ है क्या। तो ऑस्टन सेज दैट लॉ इज अ कमांड। तो ऑस्टन ने कहा दैट according to Austin, Austin says, कहता है Austin that law is a command। Austin says that law is a command which oblige a person, जो कि एक पर्सन को oblige करती है, person to course of conduct। जो शख्स एक कंडक्ट को मुसलसल करता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डालती है और एक कमांड देती है
तो उन्होंने लॉ को एक कमांड कहा है। ऑस्टन सेज लॉ इज अ कमांड व्हिच ओब्लाइज अ पर्सन और पर्संस टू कोर्स ऑफ कंडक्ट। एक मुसलसल जो काम करना है उस पे आपने एक कमांड के थ्रू ही करना है। आपको एक कमांड मिली है कि जी ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, ये कमांड है। तो उसने ऑस्टन ने उसको कानून को कहा कि कानून जो है लॉ इज अ कमांड, जो कि एक शख्स के ऊपर जो है वो ऐसे असर करती है कि उसको मुसलसल करने के लिए वो अपने आप को इस तौर पे तैयार कर लेता है कि उसने मुसलसल करना है कमांड, इसीलिए उसने लॉ को एक कमांड का दर्जा दिया है। इट इज लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सोवरेन, जो कि ये दी जाती है कमांड जो है ये दी जाती है पॉलिटिकल सोवरेन की तरफ से। एक अथॉरिटी है पॉलिटिकल सोवरेन, सोवरेन का मतलब तो पता है ना, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो ऑर्डर देती है, लाइक कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती, जिसने ऑर्डर देना है आपको कि आप ये काम करना है, तो उसको पॉलिटिकल सोवरेन का नाम दिया गया है। एक पावर है, जैसे हमारे गवर्नर्स हैं और प्रेसिडेंट होता है, तो वो एक पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटीज है जो कि बैठ के कोई ऑर्डर देंगी। इन केस ऑफ जब कौमी असेंबली ना हो तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर ऐसे ही होगा जैसे कमांड उन्होंने दी है जिसके ऊपर अमल करना है। इट इज laid down by political sovereign and enforceable by its sanction and enforceable, ये तीसरा पॉइंट इसका है, enforceable by its sanction। सैंक्शन का मतलब है नाफिजुल अमल, के जो चीज एक कमांड जो है वो सोवरेन अथॉरिटी की तरफ से दी गई है तो उसको उसके ऊपर अमल करने के लिए उसको इन्फोर्स किया गया है कि ये भी आप हमने कह दिया है, अब ये नीचे वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, नाफिजुल अमल करवाएं। तो ये एक इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, जो ऑस्टन की इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, जिसमें बताया गया है कि लॉ जो है कमांड है जो कि सोवरेन पॉलिटिकल सोवरेन अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है और इसको इन्फोर्स करवाया जाता है सैंक्शन के जरिए, एक पावर के जरिए जो है इसको इन्फोर्स करवाया जाता है। तो इसके फीचर्स है, फीचर्स ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी। इसके तीन फीचर्स हैं, फीचर्स भी यही इसी ऑस्टन की डेफिनेशन में बताए गए हैं। उनमें पहला फीचर जो है वो यही कमांड है, दूसरा फीचर जो है वो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है या सोवरेन है, और तीसरा जो फीचर है इसका वो ये सैंक्शन ही है, जो हमने लास्ट में सैंक्शन, अभी आपको मजीद ये आसान लगना शुरू हो जाएगी। इसके फीचर्स हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो ये इंपेरेटिव थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया आपके जहन में आ जाएगा। फीचर्स ऑफ थ्योरी। Features of imperative theory according to Austin positive law has three main features। तो three main features हैं इसके। According to Austin law, Austin's theory, तो पहला है कमांड, दूसरा है सोवरेन और तीसरा है सैंक्शन।
तीसरे नंबर पे है सैंक्शन। तो पहला कमांड देखते हैं। द फर्स्ट फीचर ऑफ लॉ इज दैट इट इज ए टाइप ऑफ कमांड। तो कमांड आप ऐसे ही समझ लें जैसे हम किसी को एक कोई काम कह देते हैं, ये एक कमांड है कि भाई आप ये काम पानी ला दो, ये कमांड है। उन्होंने कह दिया है कि जब ये कमांड जो है किसी सवरेन अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी तो वो कानून होगी। कोई एक पावरफुल बंदा जो इस स्टेट के ऊपर बैठा हुआ है, जिसको एक अथॉरिटी दी गई है कि भाई आप जो है आपका कोई भी ऑर्डर जो होगा, हुक्म जो होगा, वो पब्लिक के लिए एक कमांड होगी, एक कानून बन जाएगा। तो उसका कोई भी ऑर्डर जो है वो एक कानून बन जाना है। तो इसी को ही द फर्स्ट फीचर ऑफ लॉ, इसी को ही कमांड कहा गया है कि कमांड जरूरी है। इस इंपेरेटिव थ्योरी में कमांड होगी, वो किसकी तरफ से होगी? सवरेन पावर की तरफ से होगी। और कैसे उसके ऊपर अमल किया जाएगा वो उन्होंने तरीका बताना है कि कैसे जो है इसको इन्फोर्स करवाना है। ये सैंक्शंस का मतलब है इसको इन्फोर्स करवाना है। अच्छा, the first feature of law is that it is type of command. Command or expression of desire. Expression of desire का मतलब है ख्वाहिश करना। कमांड, जैसे आप पानी की ख्वाहिश करते हैं कि यार मुझे प्यास लगे तो पानी पीना चाहता हूँ, ये एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर है आपकी कि आपको प्यास लगे तो आप पानी पियो। गिवन बाय सुपीरियर, जो सुपीरियर अथॉरिटी अपने एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर जाहिर करती है वो जो है वो कमांड कहलाते हैं। टू इंफीरियर्स, जो उसकी मातहत पब्लिक होगी, जो अवाम उसके अंडर है। ये नहीं है कि वो बैठ के पूरी दुनिया को ऑर्डर देने शुरू कर दे, तो वो तो कोई भी नहीं मानेगा। तो जो उसके अंडर होगी, सुपीरियर टू इंफीरियर, तो उसको ही जो उसने अपने एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर देने हैं, अपने जो अहकामात देने हैं, इसका प्रॉपर जो है वो कमांड का है हुक्म या अहकामात। तो जो दो देने हैं तो वो सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से ही होंगे इंफीरियर के लिए। तो इसके बाद है लॉज आर जनरल कमांड्स। देयर आर कमांड्स व्हिच आर लॉज। तो उन्होंने कहा जो भी कमांड्स हैं वो कानून है। एंड व्हिच आर नॉट, कुछ कानून है और कुछ नहीं है। ऑस्टन डिस्टिंग्विश लॉ फ्रॉम अदर कमांड्स बाय देयर जनरलिटी। तो वो इसको जो है डिस्टिंग्विश फर्क करते हैं ऑस्टन के लॉ जो है अदर कमांड्स के साथ। इस जनरलिटी बाय देयर जनरलिटी, उस हुक्म के ताबे जो है उसको उसमें मुतजाद पैदा करते हैं, उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं, तफरीक पैदा करते हैं। तो वो जर्नैलिटी की बुनियाद पे जो है उसमें करते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में ये चीज़ें आपको सामने वाज़ेह हो जाएंगी। तो लॉज आर जनरल कमांड्स आर लाइक कमांड गिवन ऑन परेड ग्राउंड एंड ओबेड देयर देन बाय द ट्रूप्स। तो कुछ कमांड उन्होंने कह दिया है कि ऐसी भी होती हैं जो एक परेड के लिए होती हैं, एक खास मौके के हिसाब से होती हैं। तो इसीलिए लॉज आर जनरल कमांड्स। तो उन्होंने कहा कि लॉज जो है वो जनरल कमांड्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 2 पे है, कमांड थोड़ा सा समझ आ गया ना। नंबर 2 पे है सॉवरेन। सॉवरेन आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। तो सॉवरेन का मतलब है इख्तियारात वाली अथॉरिटी, जिसको जो है इख्तियारात दिए जाए। इख्तियारात का मंबा हमने ये पढ़ा है, इख्तियारात का मंबा जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तमाम तरह इख्तियारात अल्लाह के पास है। और जो भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो भी इख्तियारात वो वज़ीर आज़म या सदर को दिए गए हैं वो बतौर अल्लाह की अमानत दिए गए हैं और उनका इस्तेमाल भी ऐसा अल्लाह की अमानत करने हैं। तो सॉवरेन जो है, सॉवरेन का मतलब इख्तियारात है। सॉवरेन अथॉरिटी होती है जिसको इख्तियारात का मालिक बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, ए सॉवरेन इज एनी पर्सन, कि सॉवरेन एक कोई भी शख्स हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, होम द बल्क ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी हैप्चुअली ओबेज, जिनको जो है पॉलिटिकल सोसाइटी जो है आदतन उबाय करती है, अतात करती है। एंड हु डज नॉट हिमसेल्फ हैप्चुअली ओबे सम अदर पर्सन, और वो खुद जो है
किसी और शख्स की अताअत नहीं करते। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल बातें ध्यान में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं तो इसीलिए हम वही बातें नहीं कर रहे हैं। तो इख्तियारात जो है, अच्छा वो इख्तियारात जो सॉवरेन अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी है जो खुद तो किसी को कमांड कर सकती है लेकिन उसको कोई कमांड नहीं करेगा। आस्टन ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि वो शख्स हो सकता है जिसको सोसाइटी तो हैबिचुअली उपाय करना शुरू कर दे, उसकी अताअत माननी शुरू कर दे, लेकिन वो खुद किसी की अताअत ना माने। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी बता दी हैं सोवरेनिटी की। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी में सबसे पहले है सोर्स ऑफ लॉ। तो characteristics sovereign, characteristics of sovereign. चलें characteristics of sovereign। तो सबसे पहले है उसमें सोर्स ऑफ लॉ। characteristics of sovereign सबसे पहले है सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ, तो सॉवरेन इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो इसमें उन्होंने कहा है सॉवरेन ही जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है, जिसको आपने अथॉरिटी दे दी है वो सबसे पहले जो है कानून का जो है वो सोर्स बन गई है। सॉवरेन अथॉरिटी जो है, सॉवरेन जो है वो आपकी सोर्स बन गई है कानून की। आप उससे ही कानून ले सकते हैं। सबसे पहले एक बंदा जो है जिसको आपने अथॉरिटी दे दी है, वो बैठे कोई भी उसके जहन में आया कि यार मैं इस माशरे की अच्छाई के लिए एक काम जो है ये करवाना शुरू कर दूं, तो वो कानून बनना शुरू हो जाएंगे, वो सोर्स ऑफ लॉ बनना शुरू हो जाएंगे। Every law is set by a sovereign person. अच्छा, sovereign is a source of law. Every law is set by sovereign persons or body of persons. जो भी कानून जो सेट होगा वो by sovereign persons होता है या body of persons होता है, तो ये इसीलिए source of law है। नंबर 2 पे है source of power। source of power। Professor Lasky says that there are 3 implications of definition of source sovereignty given by Austin. The state is a legal order. Source of power, well, सबसे जो ज्यादा पावर है वो sovereign ही है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो इसके बाद इंडिविजिबल पावर है, ये एक ऐसी पावर है जो कि तकसीम नहीं हो सकती। सॉवरेन जो पावर है इसको हम नाकाबिल तकसीम कह सकते हैं। द पावर ऑफ सॉवरेन इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसके बाद नंबर 4 पे है habitual obedient by people. The chief characteristics of sovereign lies in power to exact habitual obedience from the bulk of the members of the society. तो sovereign उस टाइम बनेगी जब उसकी सोसाइटी जो है वो आदतन उसके अहकामात जो है मानना शुरू हो जाएगी, अताअत करना शुरू हो जाएगी, तो वो हैबिचुअल ओबीडिएंट हो जाएगी बाय पीपल। तो इसकी खसूसियात में ये है कि हम सॉवरेन अथॉरिटी उस टाइम ही उसको मानेंगे जब उसकी जो है पब्लिक वालेकुम अस्सलाम आ जाएंगी। तो हैबिचुअल जो ओबीडिएंट बाय पीपल है, इसकी जो चौथी खसूसियत है वो ये है कि उसके अहकामात को मानना शुरू हो जाए। पब्लिक जो उसके अहकामात मानने की पाबंद हो, तभी वो एक सॉवरेन होगी।
अगर वो नहीं मानती तो उसकी सॉवरेन अथॉरिटी को मंजूर नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल हम अफगानिस्तान में देख सकते हैं कि अगर एक अथॉरिटी जब नहीं मानती तो उनकी हुकूमत का पता ही नहीं चला। जो पिछली हुकूमत थी वो चली गई, नीचे की पब्लिक ने मानना नहीं शुरू किया। यहाँ पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उसको मानते हैं, तो एक सॉवरेन अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे बैठी हुई। इसके बाद जो असल हमारा तीसरा पॉइंट था वो था सैंक्शन। सैंक्शन, द टर्म सैंक्शन इज ड्राइव फ्रॉम रोमन लॉ। तो ये ड्राइव किया गया है रोमन लॉ से। अकॉर्डिंग टू सॉल्मन, सैंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन। सैंक्शन को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन का नाम दिया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ coercion, इंस्ट्रूमेंट ऑफ coercion, इसको नाम दिया गया बाय विच एनी सिस्टम ऑफ इंपेरेटिव लॉ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉशन है ये सैंक्शन, जिसके जरिए से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप ऐसे समझ लें, इस सैंक्शन के अंदर हमने पुलिस को भी बना दिया, हमने फौज को भी बना दिया कि यार ये जो है मेरे अहकामात कौन बनवाएगा। सवरेन अथॉरिटी ने तो ऑर्डर कर दिया, नीचे क्यों नहीं मान रहे लोग। तो उसके लिए आपको किसी को कहने वाला कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि वो लोगों को अमल करवाए। तो इन्होंने इसको कह दिया, सैंक्शन का मतलब है, नाफिजुल अमल करवाने का मतलब है कि कोई ऐसी जरिए से जो है लोगों से जबरदस्ती का करवाया जाए। इंस्ट्रूमेंट कोर्शन का मतलब है जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के जरिए से जो है ये अहकामात जो है लोगों से मनवाया जाए। तो ये तीन चीजें बनेगी तो ये इंपेरेटिव, ये तीन चीजें होंगी तो ये एक इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ कंप्लीट होगा। तो तीसरी चीज वही सैंक्शन है, जिसके जरिए से जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए वो हो जाएंगे, कामयाब हो जाए। तो ये आखिरी पॉइंट था इसका, सैंक्शन। तो the term sanction is derived from Roman law. According to Salman, sanction is the instrument of coercion by which any system of imperative law is enforced. जिसके जरिए से जो ये imperative law वाला सिस्टम जो है वो काबिल अमल बनाया जा सकता है, उसको नतीजे पे पहुंचाया जा सकता है कि वाकई ये जो है थ्योरी ये आगे कामयाब हो सकती है। अगर ये सैंक्शन नहीं है तो उसके अहकामात हमने हवा में उड़ा देने हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। तो इसमें आज हमने डिस्कस किया इंपेरेटिव थ्योरी को। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।